विपक्ष सवाल पूछता है, मीडिया सवाल पूछता है तो सरकार उन्हें देशद्रोही करार देती है और बार बार कहती है कि सब ठीक है। चीन मेरा कोई सगा तो नहीं जिसको मैं पूछूं जाके कि भाई साहब बताइए आपने क्यों मारा। पूछूंगा तो मैं मेरे सरकार से ही पूछूंगा, पूछूंगा तो मैं मेरे नेताओं से पूछूंगा। कुछ आंकड़े में बताऊं आपको, चीन ने हमारे पड़ोसियों के साथ क्या क्या किया। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल हिंद वॉइस पे। फिर आया हूं आपके सामने, मैं हूं अशोक वानखड़े। समय बहुत विकट है, कई फ्रंट पे देश लड़ रहा है। मैं बेकारी की बात नहीं करता या बेरोज़गारी की बात नहीं करता, मैं पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता, मैं कोरोना की भी बात नहीं करता। कोरोना विश्व महामारी है, बाकी चीज़ें ये हमारे सरकार की गलतियां हैं। लेकिन जो चाइना बॉर्डर पे हुआ, चीन के साथ करीब 50 साल बाद ऐसी झड़प हुई जिसमें एक दो नहीं 20 भारतीय जवान शहीद हुए, जिसमें कर्नल रैंक का एक ऑफिसर भी है। सबसे पहले मैं हमारे चैनल की तरफ से भारत के उन महान सपूतों की शहादत पे उन्हें सलाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ी अजीब सी स्थिति है हमारे देश में। स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि मेरे देश के फौज के यदि 20 जवान शहीद होते हैं तो सिर्फ मेरे पास आंसू बहाने के सिवा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं किसी को सवाल भी नहीं पूछ सकता हुआ तो ये क्यों हुआ। किसको पूछे? चीन मेरा कोई सगा तो नहीं जिसको मैं पूछूं जाके कि भाई साहब बताइए आपने क्यों मारा। पूछूंगा तो मैं मेरे सरकार से ही पूछूंगा, पूछूंगा तो मैं मेरे नेताओं से पूछूंगा, क्योंकि 5 साल में एक बार जब वोट मांगने आते हैं तो बार बार ये दुहाई देते हैं कि पिछली सरकार ने बर्बाद कर दिया, हम आबाद करने आए हैं। छलावा तो नहीं होता है, ऐसा लगता है। या हमारे देश के नेताओं ने अब जबान में हड्डी नहीं है, इसका फायदा लेते हुए जो उलूल जुलूल बातें करते हैं उस पर अब बाज आना चाहिए। मैं वर्तमान के विपक्ष को भी कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन वो सत्ता में जब भी कभी आएंगे तब जो आज कहा वही आपके सामने रहेगा आईना बन के। क्योंकि जो अभी सत्ता में हैं और जब विपक्ष में थे जो कहते थे, आज वही उनके सामने आईना बन के सामने आता है, तो उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ऐसी क्या बात हुई कि 50 साल बाद चाइना एग्रेसिव हुआ। चाइना और भारत के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सरहद की जो सीमा है उसके ऊपर हर जगह डिस्प्यूट है। 1962 के युद्ध के बाद जब भारत हार चुका था, और वो हार का ठिकरा भी उस समय जवाहरलाल नेहरू पे फूटता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तब तत्कालीन विपक्ष 10 बार कहता था, उसके बावजूद उनको विश्वास था कि यदि मैं हिंदी चीनी भाई भाई बोल रहा हूं तो शायद हम सगे भाई से भी ज़्यादा बढ़ के साथ में रहेंगे। लेकिन 62 में हिंदू चीनी भाई भाई का जवाब डस के दिया है चाइना ने। और उसके बाद तमाम सरकारों को आगाह होना था, लेकिन जो भी सरकार सत्ता में आई वो गलतियां करते गई। वर्तमान की सरकार भी गलती कर रही थी। यूपीए सरकार की तो एक नीति है, इतने साल राज्य किया वहीं ढोते आ रहे हैं। लेकिन 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो लगा कि कुछ नई नीति आएगी। तो नई नीति के तहत क्या हुआ? शायद हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा चाइना गए हैं। चाइना के नेताओं को यहाँ झूला झुलाते जाता है, चाइनाओं के लिए मार्केट खुला होता है, और ये लगातार चीन जो है वो अपने करतूतों से बाज नहीं आता। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का साथ देता है, तो हर जगह डिस्प्यूट होता है। 2017, 2018, 2019, 2020 हर जगह डिस्प्यूट। पिछली बार जब हमारे यहाँ, यदि मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊं,
2017 में डोकलाम में 73 दिनों का स्टैंड ऑफ चला। दोनों सैन्य आमने सामने थे और हमारी सरकार बार बार हमको बोल रही थी कि हमने डट के मुकाबला किया और चीन वापस गया। लेकिन डोकलाम में जो लड़ाई थी, जो डिस्प्यूट था, जो झगड़ा था, वो ये था कि चाइना वहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा। लेकिन 73 दिनों के बाद में ये पता पड़ा कि सारी स्थितियाँ ठीक इसलिए हो गई कि चाइना ने उन दिनों पूरे विरोध के होते हुए भी जो काम उनको करना था, जो सड़क उनको बनानी थी, जो कंस्ट्रक्शन का काम उनको करना था, वो कर लिया और वापस चले गए। हमें उसे जीत मानते हैं। 2018 में डोमचोक में 300 मीटर अंदर भारत के तरफ आकर उन्होंने टेंट गाड़ दिए, तब भी टकराव हुआ। नाकोला सेक्टर में अभी 9 मई को सैनिक आमने सामने हो गए, झड़प भी हो गई, जख्मी भी हो गए। फिर उसके बाद पैगोंग तो झील जो है वहाँ 40 किलोमीटर अपना कब्ज़ा है, 70 किलोमीटर चाइना का कब्ज़ा है। उनकी बोट्स हमारे एरिया में घुस जाती है। वो अपनी उस छोटे से लेक को भी संभालने के लिए मोस्ट मॉडर्न बोट्स उतारते हैं और हम वही बाबा आदम के ज़माने के इक्विपमेंट के साथ वहाँ थे। लेकिन वहाँ पे भी डटकर मुकाबला हुआ। उसके बाद जो अभी वर्तमान में स्थिति हो रही है, ये आपसे कुछ छिपी नहीं है। गलवान घाटी में लद्दाख के जो सियोक नदी के ऊपर ब्रिज बनाकर दौलत बेग ओल्डी यानी DOB तक जो सड़क हमने बनाई, उस सड़क से हम जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर तक हम पहुंचते हैं जहां हमारा लैंडिंग भी होता है, वहां हवाई जहाज भी उतरते हैं। और वो इतनी ऊंचाई पे स्ट्रेटेजिक फील्ड है कि वो विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान माना जा सकता है। वहाँ हमारा कब्ज़ा है। उसके कारण लगातार गलवान की जो घाटी है, वहाँ चाइना को कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज लगता है। 2062 में ये तय हुआ था कि दोनों तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। चाइना करता रहा। जब हम लोगों को समझ में आ गई 2000 से, साल 2000 से ये रोड बनना शुरू हुआ। और जब रोड बन रहा था तो वो रोड बनते क्योंकि इतनी दुर्गम घाटी है जहाँ इंसान को चलना मुश्किल है, वहाँ यदि आप एक्सप्रेस रोड जैसा रोड बनाते हो, ऑल वेदर रोड बनाते हो, एक्सट्रीम वेदर में जहाँ आइस 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर है, और ऐसे रोड बनाते हो जहाँ जिसके ऊपर बाकायदा प्लेन भी लैंड हो सकता है, तो जब ऐसी स्थिति वहाँ पे है, तो ये तो भारत की ये अचीवमेंट है कि ऐसा रोड हमने बनाया। लेकिन उस रोड से एक रोड और हमने अंदर की तरफ डेवलप किया, उसको लेके चाइना बौखला गया और चाइना ने लगातार भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। और ये आज से नहीं, पिछले विगत 1-1.5 महीने से ये स्टैंड ऑफ जो है वो लगातार चलते आ रहा है। विपक्ष, अखबार, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख के लोकल अखबार लगातार इस बात को इंगित कर रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। विपक्ष सवाल पूछता है, मीडिया सवाल पूछता है, तो सरकार उन्हें देशद्रोही करार देती है और बार बार कहती है कि सब ठीक है। हमारे रक्षा मंत्री हमको कहते हैं कि एक इंच भी ज़मीन देने का सवाल नहीं उठता। वो तो हमें मालूम है, देश में कोई भी सत्ता में आए वो भारत भूमि की 1 इंच भी ज़मीन किसी को नहीं देगा। लेकिन क्या चीनी सैनिक अंदर आए हैं? बार बार ये कहा जाता है कि चीनी सैनिक अंदर नहीं आए, बाद में एक स्टेटमेंट आता है कि वो अब वापस चले गए हैं, पीछे चले गए 2.5 किलोमीटर। जब वो अंदर ही नहीं आए तो पीछे जाने का सवाल कहाँ से आ गया? धीरे धीरे फिर मानते हैं कि हाँ थोड़ा सा आ गए थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। 6 जून को एक मीटिंग होती है। मीटिंग में ये तय होता है आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के बीच में कि जहाँ ये झड़प हुई वहाँ से 5 किलोमीटर पीछे चीनी अपना कैंप उठा के ले जाएंगे, जो पोस्ट नंबर 1 कहलाता है। वहाँ चीन की चौकी होनी चाहिए जो 5 किलोमीटर आगे थे। क्योंकि 6 जून को ये तय हुआ था कि 15 तारीख तक ये पीछे चले जाएंगे। 15 तारीख के दिन ये लोग आराम से वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करने गए थे कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
और ये वाकई जा रहे कि नहीं जा रहे। लेकिन चीन ने पहले से ही तय कर लिया था, ये नियोजित हमला था, क्योंकि जो रॉड, जिस हिसाब से लकड़ी जिसमें कीले लगे हुए हैं या तार लपटी हुई है, लकड़ी के डंडे, उससे जब हमला होता है तो वो पूर्व नियोजित हमला होता है। जब उन लोगों ने शाम को सब अपना ट्रक में सामान भर के निकलने लगे, जो हमारा गश्ती दल था 10-20 लोगों के साथ, उनको सिर्फ देखने गया था कि निकलते कि नहीं निकलते, ताकि रिपोर्ट दे कि भाई जगह खाली हो गई है। वो तुरंत वापस हमला बोलते हैं। फिर रात भर ये मैन टू मैन कॉम्बैट चलता है। सुबह खबर आती है कि कर्नल साहब, साथ में एक जेसी और एक सिपाही मारे गए। उसके बाद पता पड़ता है कि कई लोग नदी में गिर गए, कई लोग जख्मी हैं। 17 लोगों में से जो जख्मी है उसमें से 17 लोग मृत्यु पा जाते हैं। और शाम को, रात को होते होते शहादत का आंकड़ा 20 हो जाता है। चीन के कितने मरे ये चीन जाने। ये प्रजातंत्र है, यहाँ हर एक इंसान की कीमत है। एक सैनिक एक भी इस देश का शहीद होता है तो सिर्फ उस सैनिक का परिवार नहीं, पूरा परिवेश, मानवता सब हिल जाती है। एक सिपाही को तैयार करने में इस देश का बहुत बड़ा समय दिया है, देश ने पैसा लगाया है। एक सैनिक को तैयार करने का मतलब है एक आम इंसान को आप इस लेवल पे ले जाते हो कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाता है, जिसको अंतिम त्याग बोलते हैं, द अल्टीमेट सेक्रीफाइस। इसके लिए जब आप किसी को तैयार करते हो तो साहब ये 2-3 दिनों में तैयार होने वाला बात नहीं है। ये कहने की बातें बहुत है। आप हमको बोलो तो हम शाखा से लोग भेज देंगे, 3 दिन के अंदर लड़ चलाते हुए लोग जाएंगे, ये सब कहने की बातें हैं। वास्तविकता में 0 डिग्री के नीचे जहाँ टेम्परेचर हो वहाँ जाके काम करने के लिए मादमा चाहिए। और ऐसे 20 लोग खोए हैं इस देश ने। इतना बड़ा नुकसान चाइना फ्रंट पे 50 साल में नहीं हुआ। इसके बाद भी हम पूछेंगे नहीं कि ये हुआ क्यों नहीं। मुझे दुख होता है, और चाहे मुझे आप देशद्रोही कहो चाहे कुछ भी कहो, सरकार पे सवाल उठाऊंगा। और मुझे दुख इस बात पर भी होता है कि जब मेरे प्रधानमंत्री ऐसी कैसी बात कर जाते हैं कि मरे तो मारते मारते मरे, मुझे गर्व है। मुझे उनके कितने मरे इस पे गर्व नहीं है, मुझे मेरे कितने मरे हैं इस पे दुख है। चाइना में कहाँ इंसानों की कीमत होती है। चाइना में थोड़ा प्रजातंत्र के लिए आवाज़ उठाया, बच्चों के ऊपर रनगाड़ी चला गए, अपने बच्चों के ऊपर जो टैंक चलाते हैं, उन लोगों के लिए इंसान की कीमत क्या वैल्यू। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं, जो मरते हैं, उनको क्या वैल्यू। जहाँ कीड़ों मकोड़ों के जैसे लोग मरते होंगे भूख से, जिस सरकार को अपने लोगों की चिंता नहीं है, वहाँ कितने लोग मरते हैं, इस पर मैं महिमा मंडित नहीं हो सकता। मुझे दुख है मेरे 20 शहीद होने का। और ये फेलियर किसका है। शर्म आती है जब कोई पत्रकार ये कहता है कि ये सरकार की गलती थोड़ी है, ये तो आर्मी की गलती है, गश्त वो सरकार थोड़ी लगाते हैं। भाई साहब, गश्त सरकार नहीं लगाती तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी सरकार के मंत्री और एमएलए जाके और एमपी जाके नहीं करते। और एयर स्ट्राइक के लिए देश का गृह मंत्री और रक्षा मंत्री प्लेन उड़ाते हुए नहीं जाते। जाते तब भी मेरे फौजी है, जाते तब भी मेरे जवान हैं देश के। जब वो अपनी जान हथेली पे लेके लड़ते हैं, तो जब भी वो विजय पाते हैं तो सरकार कहती है कि हमारी अचीवमेंट है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सरकार ने करवाई है, ये हमारी उपलब्धि नहीं है तो क्या है। यदि सर्जिकल स्ट्राइक की उपलब्धि लेते हो तो इस 20 शहादत की जो ये शर्मनाक बात है वो भी अपने सर पे लेने का मादमा होना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए जब सत्ता में रहते हो तो। ये नहीं चलेगा अच्छा अच्छा मेरा, बुरा बुरा फौज का। फौज का अपमान है ये। क्यों होता है, कहाँ गलती हो गई। क्या हमारी विदेश नीति गड़बड़ा गई है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम मित्र तो अपने मन से तय कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी हमारे हाथ में नहीं होता। भारत के जो पड़ोसी है, ये पड़ोसी हमारे हो या अमेरिका के हो, ये हम नहीं तय कर सकते हैं। मित्र हम तय कर सकते हैं, इजराइल हो या अमेरिका हो या जापान हो या जर्मनी हो, लेकिन वो हमारे पड़ोसी नहीं हो सकते। श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, भूटान हमारा पड़ोसी है, चीन हमारा पड़ोसी है। ये हमारे पड़ोसी है तो यहाँ हमारे संबंध पड़ोसी के ही रहेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं उनको बदलना।
लेकिन क्या विगत कुछ सालों से पड़ोसियों से हमारे संबंध ठीक है? ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यदि दो नेता आपस में हंस के बात करते हैं और एक दूसरे को आम और शाल भेजते हैं तो हम सोचते हैं कि देश के संबंध ठीक हो गए। ये तो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं होती। चीन पूरा हमारा दिमक के जैसा चाट गया पूरे हमारे पड़ोसियों को, हम देखते रह गए। कुछ आंकड़े में बताऊं आपको, चीन ने हमारे पड़ोसियों के साथ क्या क्या किया। नेपाल में चीन ने रसुआ नाम के जगह पर 950 करोड़ का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट चालू किया। वो तिब्बत जो चीन के कब्ज़े में है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, यानी कल वहाँ से बिजली भी तिब्बत के लिए ले तो बड़ी बात नहीं। नेपाल में आज यदि नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है, जहाँ हमारे वित्त रक्षा मंत्री कहते हैं कि रोटी बेटी के व्यवहार है, रोटी बेटी के व्यवहार नहीं साहब, तलाक तक नौबत आ गई है। एक आदमी मारा गया, एक को उठा के ले गए, नेपाल बॉर्डर पुलिस ने दिखा दिया नेपाल क्या है। उन्होंने मैप पास करवा लिया जिसमें भारत भूमि को अपनी भूमि बनाते हैं, और वहाँ उनके आर्मी के चीफ विजिट भी कराए। जब लखीमपुर खेरी से लेकर तमाम एरिया में आपस में नेपाल और भारत के बीच में जिनके रिश्ते हैं, वो लोग जब नेपाली सेनाओं से और अर्धसेनाओं से, अर्धसैनिक बल से प्रताड़ित होते हैं तो हम वहाँ मंदिर के लिए 2.5 करोड़ रुपए देते हैं स्वच्छता अभियान के तहत। डिप्लोमेसी है हमारी। जब जो करना था वो तो नहीं कर पाए, जब नेपाल पे पूरा कब्जा चीन ने कर लिया है राजनीतिक तौर पे, और एक हमने अच्छा हमारा साथी खोया। पाकिस्तान क्या कहने, 4.56 4.56 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट निवेश पाकिस्तान में चीन ने किया है। ग्वादर पोर्ट जो है वहाँ अपना नौसेना का बेस बनाने जा रहा है चाइना। एक बड़ा चीन से साइचीन से पाकिस्तान का एक बिजनेस कॉरिडोर के तहत रोड भी बना दी है। और अक्सर जब भारत पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान का साथी बन के पाकिस्तान के पीछे मजबूती से खड़ा होता है। बांग्लादेश BRI प्रोजेक्ट में 2.89 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाइना का बांग्लादेश में। मालदीव्स में 2016 में 16 द्वीप आइलैंड्स लीज पे लिए हैं मालदीव्स में। मालदीव्स जैसा एक स्ट्रेटेजिक देश है, समुंदर में यदि वहाँ चाइना ने अपना बेस बना लिया, नेवल बेस जो बनाने जा रही है, शायद बन भी गया है, तो वहाँ से वो अमेरिका के लिए भी तकलीफ दे सकता है। लेकिन मॉरिशस जो भारत के रोटी बेटी के ही संबंध थे, वहाँ पे भी चाइना ने अपना खेल कर लिया। लंका हम्बरटोटा पोर्ट चीन के पास, एयरपोर्ट चाइना के पास, कोल पावर प्रोजेक्ट चाइना के पास, वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चाइना करती है। 36,480 करोड़ रुपए का लोन दिया था जो 2016 तक 45,000 करोड़ हो गया है, 2020 तक वो 50,000 करोड़ हो गया होगा। हमारे यहाँ एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय जो है वो एक PR फर्म हो गई है, पब्लिक रिलेशन फर्म। जहाँ जहाँ हमारे सर्वोच्च नेता जाएंगे वहाँ उनकी रैलीज ऑर्गेनाइज करना, उनको महिमा मंडित करना। लेकिन ये हमारे नेताओं को कब समझ में आएगा कि अमेरिका से लेके यूरोप तक और चाइना से लेके जर्मनी तक, जापान तक, ऑस्ट्रेलिया तक, मिडल ईस्ट तक, आपकी यदि बड़ी बड़ी रैलीज में लोग नारे लगाते हैं तो उन नारों के बदौलत देश की विदेश नीति नहीं चलती, या उस नारों ने ये तमाम शहीदों के घर में जो आंसू बह रहे हैं, या देश जो सवाल उठाता है वो सवाल भी सुनाई नहीं देते शायद। क्या ज़रूरत थी आज हम एक्शन ले रहे हैं कि चीन का फंडिंग नहीं चाहिए, और टेलीकम्युनिकेशन में जो चीन के इक्विपमेंट लग रहे थे वो टेंडर कैंसिल करके, ये कल डिसीजन होता है जब 26 लोग शहादत होती है 20 लोगों की। इसके पहले पिछले 3 साल से लगातार मीडिया में ये खबरें आ रही है कि चीन के इक्विपमेंट आने से हमारे यहाँ की सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन ऐसे कौन से दलाल थे उन कंपनियों के जिन्होंने इस सरकार पे इतना
प्रभाव डाला कि ये डील हुए, सप्लाई हुए। मीडिया को समझ में आ रहा था, इस देश के बाकी लोगों को समझ में आ रहा था, सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्या सोच के सरकार चीन को अपना दोस्त मान रही थी? आज हम हाई अलर्ट पे भेजते, नेवी हाई अलर्ट, एयरपोर्ट हाई अलर्ट। साहब जाने के बाद लाठी पीटने की आदत सी हो गई है हमारे नेताओं को। हिंदी फिल्म का दृश्य दिखता है, जब हीरो विलन को पीट लेता है, सब कुछ खो जाता है, अंत में पुलिस की गाड़ी आती है और बोलती है चलो आपको गिरफ्तार किया जाता है। मजाक हो रहा है देश के साथ। और सबसे दुर्भाग्य है, यदि आप सवाल पूछो तो आपको कहा जाता है कि आप चीनी के साथ हो। ये सवाल 135 करोड़ लोगों के तरफ से उठते हैं, शहीद परिवारों की तरफ से उठ रहे हैं। और ये आपको इसलिए सवाल जोर से पूछ रहे हैं क्योंकि आप ही ने कहा था कि मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री है। वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने बड़े बड़े रैलीज में कहा था कि चीन की इतनी हिम्मत हो सकती है कि भारत भूमि पर पैर रखे, इनसे कुछ नहीं होगा। तो वो तेवर अभी कहाँ गए हैं? अब तो हम निर्भसना करते समय चीन का नाम लेने में परहेज करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी भूमि पे किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। किससे रक्षा करने के लिए साहब? किसने आपके यहां 20 शहीद भेजे हैं? नाम लेने के लिए भी इस सरकार को 3 बार सोचना पड़ता है। एक उठता है कि चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करो, ये बहिष्कार करो। बोलने से और टेलीविज़न के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए आप 4 कपड़े इकट्ठा करके जलाओ, 2 टीवी इकट्ठा करके जलाओ और बोलो मैंने चाइना का विरोध किया है। चीन का विरोध ऊपर से होना चाहिए, चीन की वस्तुओं का बहिष्कार ऊपर से होना चाहिए। इस सरकार को शर्म कैसी नहीं आई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, इस देश को एक सूत्र में बांधने वाला वो शेर, उसका आप स्टैचू बनाते हो विश्व में सबसे ऊंचा, और चाइना से बन के आता है। शर्म आती है। किसने कहा था इतना बड़ा स्टैचू बनाने के लिए? जो हमारी औकात थी, जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, उतना ही बनाते। स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भरता, बहुत बड़े बड़े शब्द है साहब, बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। क्रियान्वयन का क्या? आज लेबर नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं है इंडस्ट्रीज के पास। नोटबंदी के बाद जो पटरी से उतरी है अर्थव्यवस्था, वापस जाने के नाम नहीं ले रही है। जीएसटी का जो झमेला करके रखा है वो अभी तक सुधरने को तैयार नहीं है। लेकिन इस देश के लोग फिर भी विश्वास रख रहे हैं आप पे। नाकारा विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है आज की स्थिति के लिए। लेकिन सभी हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो फिर सवाल कौन पूछेगा? हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के ईमानदारी पे शक नहीं है, नीति नियत पे शक नहीं है, क्रियान्वयन पे टोटल 0 है। नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय को ये नहीं कहना पड़ता कि रास्ते पे चल रहे मजदूरों की व्यवस्था कीजिएगा। साहब अभी भी समय नहीं गया। जनता को, मीडिया को, विपक्ष को छोड़िए, मीडिया और विपक्ष, इस देश की जनता को विश्वास में लीजिएगा। आप ये कहते जनता को कि चाइना ने विश्वासघात किया है, भारत भूमि पे एंट्री कर चुका है, पूरा प्रयास करेंगे उनको निकालने का। चैन से नहीं बैठेंगे जब तक चाइना वापस नहीं जाता। ये देश आपका समर्थन करता। मैं बस अंत में आपको एक नेपाल का उदाहरण देके बताता हूँ कि अपना सरकार काम कैसे करती है। हमें कहती है ना, कारगिल जब हुआ तो ये बार बार कहा जाता था कि कारगिल हुआ कैसे। बाद में पता आता है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पहले से आगाह करती आ रही थी कि भाई देखिए कारगिल में कुछ हलचल हो रही है। लेकिन हमारे नेता जो है तब के जो तत्कालीन थे वो सो रहे थे, और जब कारगिल पे उन्होंने कब्ज़ा किया तो खाली करवाने के लिए इस देश ने बहुत जवानों को शहीद किया है। नेपाल की बात मैं बताता हूँ। 2 जून को एक रिपोर्ट है नेपाल की, वहाँ जो सशस्त्र सीमा बल है SSB हमारी, उसकी 39वीं बटालियन की रिपोर्ट है 2 जून को गृह मंत्रालय को दी हुई कि 20 से 25% जो बॉर्डर पे पिलर्स होते हैं, जो दोनों देश की सरहद बताने के लिए जो पिलर्स होते हैं, 20 से 25% पिलर उस सेक्टर में गायब है। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि पिलर नंबर 742 से लेके 766 तक ये तोड़े गए हैं, गायब किए गए हैं। और वहाँ जो नोमैन्स लैंड थी, 2 देशों के बीच में जो ज़मीन होती है, जिसको जो नोमैन्स लैंड कहते हैं,
वहाँ नेपाली लोगों को बसाया जा रहा है। ये रिपोर्ट 2 जून को गृह मंत्रालय के पास आई है। आज 15 दिन हो गया, उस बारे में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, क्योंकि हम चाइना के साथ इन्वॉल्व हैं। जिस दिन ज़्यादा स्थिति बेकार होगी, फिर कुछ ऐसी गड़बड़ होगी, फिर हम कहेंगे कि देखिए चाइना ने उसमें छुरा घोंपा नेपाल ने। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। नेपाल गवर्नमेंट कहती है कि इस नए मैप को लेके हम पिछले 6 महीने से भारत सरकार जब जब कोई हमारी मीटिंग होती है उसमें हम रखते आ रहे हैं कि ये क्षेत्र हमारा है भाई, तब उस पर कोई बातचीत नहीं होती। अल्टीमेटली वो मैप बना देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि हमारी विदेश नीति किस और करवट ले रही है। वर्तमान में जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, वो जाने जाते हैं अपने चाइना एक्सपोर्ट करके। चाइना एक्सपोर्ट विदेश मंत्री होते हुए यदि चीन के साथ ये स्थिति आती है तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। या तो फिर जयशंकर साहब चाइना को समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर बाकी जैसे मंत्रियों की कहानी है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो वैसी इनकी भी कोई शायद वहाँ सुनवाई नहीं है ऊपर। ये 2 चीज़ें हो सकती है। ये आरोप नहीं है, मेरी शंका है। क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट विदेश मंत्री होते हुए, सब कुछ होते हुए, यदि चाइना की बॉर्डर पे ये हाल है तो फिर हमें ये पूछना तो पड़ेगा। ये आशंका तो मन में आती है, क्या हमारा अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा झुकना ये हमें तकलीफ़ दे रहा है? क्या हमारे जो ट्रेडिशनल पुराने साथी थे रशिया से लेकर जापान तक, क्या वो हमसे थोड़ी छटक गए हैं? ये तमाम चीज़ें हमें देखना होगा। इस थ्योरी को मैं बकवास मानता हूँ कि चाइना ने इसलिए भारत के फ्रंट पे फ्रंट खोला है क्योंकि हांगकांग में वो परेशान है, क्योंकि वो महामारी से जूझ रहा है, क्योंकि पूरा विश्व उसको बायकॉट कर रहा है। ये तमाम फैक्टर उस देश में काम आते हैं साहब जहाँ पे प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। जहाँ लोकतंत्र और प्रजातंत्र ही नहीं है, जहाँ इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है, कीड़े मकोड़े जैसे मारे जाते हैं, वहाँ उनको पूछने वाला कौन? उस सरकार की जवाबदेही थोड़ी ना है किसी के प्रति। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं जो उन्हें नया नाटक करना पड़ेगा, फ्रंट खोलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम कहीं फेलियर है। इस पे सरकार को काम करना होगा। सरकार को देश को विश्वास में लेना होगा। 22 लोगों की शहादत पे देश चुप नहीं रहेगा। देश चाइना से लड़ नहीं सकता। देश चाइना से लड़ने के लिए सरकार को ताकत दे सकता है, सरकार के साथ खड़ा हो सकता है। और जब जब देश पर संकट आया है, कोई भी सरकार हो, इस देश की जनता ने फौज और सरकार का साथ दिया है। और आज भी ये भारत नरेंद्र मोदी सरकार के पीछे खड़ा है, हिमालय जैसा। फौज के पीछे खड़ा है हिमालय जैसा, क्योंकि हिमालय के उस पार जो पीला सांप है उसका फन कुचलना है। लेकिन सरकार बताए तो सही कि सरकार क्या करना चाहती है। जिसके पीछे हम खड़े हैं, हमें ये पता तो होना चाहिए कि हमने सही घोड़े पे दांव लगाया है, कि वही हैं पुराने खच्चर जो पिछले 70 साल से इस देश पर राज कर रहे हैं। ये पूछने का अधिकार इस देश का है। एक एक टैक्स का पैसा खर्चा होता है, पेट काट के टैक्स भरता है ये देश। यूं ही कोई नेता अपने घर से पैसा लगा के नहीं चलाता। सवाल बनता है, सवाल पूछेंगे। देशद्रोही कहोगे, किसी 4 टुटपुंजियों से देशद्रोही कहने से कोई देशद्रोही नहीं होते। इस देश ने तो महात्मा गांधी को भी नकारा था। महात्मा गांधी को गोली मारने वाला किसी विदेश से नहीं आया था, इसी देश से पैदा हुआ था। तो अच्छा काम जब जब करने जाओगे, एक एक नथुराम गोडसे सामने आएगा। नथुराम गोडसे से डर के ना महात्मा गांधी ने अपना काम छोड़ा था, ना इस देश का एक अच्छा नागरिक, सच्चा नागरिक छोड़ेगा। सवाल पूछेगा, देश को विश्वास में लेना चाहिए। रही साथ देने की बात, तो चाइना ही छोड़िए, नेपाल ही छोड़िए, कल अमेरिका के साथ भी कुछ देश का होता है तो देश पहले, देश और फौज के साथ, ये सरकार के साथ ये देश हमेशा खड़ा रहेगा। तो सवाल पूछिएगा, सवाल पूछने से डरना मत। और जैसा ही जवाब आता है, जब 10 लोग सवाल पूछेंगे तो शायद कहीं से जवाब आएगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। फिर मिलूँगा अगले सप्ताह नए किसी विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा।